हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। और आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग इसमें सामाजिक स्तरीकरण पे मार्क्स और वेबर के क्या विचार हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण पे अपने क्या विचार दिए हैं, तो इसको हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण को किस प्रकार से देखा है, और यहाँ पे हम लोग ये भी समझेंगे कि कार्ल मार्क्स के विचार मैक्स वेबर के विचार से किस प्रकार से अलग हैं, इन दोनों में क्या मतभेद पाए जाते हैं सामाजिक स्तरीकरण के कॉन्सेप्ट को लेके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला टॉपिक है, हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण पे मैक्स वेबर के विचार। तो अगर मैक्स वेबर की बात करें तो ये आप सभी को पता है कि मैक्स वेबर जो हैं वो कार्ल मार्क्स की ही तरह समाजशास्त्र के संस्थापकों के रूप में माने जाते हैं, और वे समाज के मार्क्सवादी सिद्धांत के सबसे शक्तिशाली विकल्प के जनक माने जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थात जो मार्क्सवादी विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की जो विचार थे, उसका क्या कोई और विकल्प है? तो उसके लिए सबसे अगर स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में हम देखें तो मैक्स वेबर नज़र आते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मैक्स वेबर है वो कार्ल मार्क्स के या मार्क्सवादी जो सिद्धांत थे उसके सबसे शक्तिशाली विकल्प के रूप में जाने जाते हैं। मार्क्स की तरह वेबर का भी मानना था कि वर्ग ही समाज में स्तरीकरण का बुनियादी रूप होता है। तो जैसा कार्ल मार्क्स मानते थे कि वर्ग जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी रूप है, ऐसे ही मैक्स वेबर भी उनकी बात से सहमत होते हैं। उन्होंने वर्ग की व्याख्या जो है वो मार्क्सवादी कसौटी, जो कि मुख्यतः संपत्ति के स्वामित्व के रूप में की है। उनके अनुसार इसकी बुनियादी श्रेणियां हैं, और उन्होंने संपत्ति, स्वामित्व और उत्पादों व सेवाओं की स्वामित्वहीनता के जितने प्रकार हैं उनमें उन्होंने भेद बताया है। किसने? मैक्स वेबर ने। जो लोग संपत्ति के स्वामी होते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग संपत्ति के स्वामी होते हैं वे उत्पादन या वस्तुएं देते हैं। तो अगर हम ये देख लें, पूंजीवादी वर्ग को अगर हम बात कर लें, पूंजीवादी जो वर्ग होता है तो ये क्या करता है? ये संपत्ति का स्वामी होता है और ये उत्पादन या फिर वस्तुएं हमें देता है। तो इस प्रकार से जो लोग संपत्ति के स्वामी होते हैं वे उत्पादन या फिर वस्तुएं देते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती है वे सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रम शक्ति ही पेश कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वेतन के बदले अपनी श्रम शक्ति देते हैं। तो इस प्रकार कारखाने का जो मालिक है वो अपने कारखाने में बनने वाले माल की पेशकश कर सकता है, अर्थात वो अपने जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पे उत्पाद बनते हैं, उनको वो बेच के पैसे कमा सकता है। मगर दूसरी ओर उसके जो मजदूर होते हैं वो पारिश्रमिक के बदले में सिर्फ अपनी श्रम शक्ति को ही दे सकते हैं। तो जो श्रमिक वर्ग होता है वो सिर्फ अपना श्रम देता है। इस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण पे मैक्स वेबर ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि आप लोगों को अगर उनका लाइफ चांसेस, जीवन अवसर का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे इन्होंने वर्ग से लाइफ चांसेस को जोड़ के देखा है। इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर में यहाँ पे मैक्स वेबर अपने क्या विचार देते हैं। वेबर ने वर्ग के एक अन्य पहलू को महत्व दिया है, और वह है जीवन अवसर। तो वर्ग में अगर बात करें कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने सिर्फ आर्थिकी को समझा था, उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमी है वही बेस होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग के लिए एक जो आप लोग की टर्म बोलेंगे मैक्स वेबर का, जीवन अवसर अर्थात लाइफ चांसेस। तो इन्होंने कहा है कि वर्ग का एक अन्य पहलू जो है वो भी महत्वपूर्ण होता है, और वह होता है जीवन अवसर। और इस शब्द का अर्थ आखिर में क्या है? तो इस शब्द का अर्थ उन अवसरों से है जो किसी व्यक्ति व स्त्री हो सकती है या फिर पुरुष हो सकता है,
को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में मिलते हैं। अर्थात किसी को अपने लाइफ के विभिन्न जो स्टेजेस होते हैं, अपने लाइफ के विभिन्न चरण होते हैं, उनमें उनको किस प्रकार से चांसेस मिलते हैं अपनी लाइफ को लीड करने के लिए, इसी को इन्होंने जीवन अवसर या फिर लाइफ चांसेस कहा है। अगर इसमें हम अगर एग्जाम्पल एक लेके समझते हैं तो एक श्रमिक के परिवार, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जीवन अवसर जो है वो वर्ग से किस प्रकार से संबंधित है। एक श्रमिक के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है, क्योंकि वो चूंकि श्रमिक वर्ग से बिलोंग करता है तो उसको उसी से संबंधित शिक्षा भी मिलती है। उतनी अच्छी एजुकेशन के लिए स्कूल्स नहीं होंगे, कॉलेजेस नहीं होंगे, जो उसे विशिष्ट कार्यों के लिए सक्षम बनाती है। तो अगर एक निचले तबके में हम देखें तो जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो यही सोच के उनके माता पिता भेजते हैं कि कम से कम इतना पढ़ ले, कर ले या काम संभाल ले जिससे कि परिवार चलता रहे। तो इस प्रकार से उनको उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सक्षम बनाए, ऐसी शिक्षा उनको दी जाती है। किसको? एक श्रमिक परिवार में अगर कोई जन्म लिया है तो उस बच्चे को या फिर उस पर्सन को। यह शिक्षा उतनी महंगी या गहरी नहीं होगी जो उच्च वर्गीय परिवार में जन्मे बच्चे को मिलती है। जैसे अब अगर हम उच्च वर्गीय परिवार के बच्चों की बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी देश का बिल्कुल बेस्ट कॉलेज होगा, स्कूल होगा, उसमें उनके बच्चे पढ़ेंगे, या फिर फॉरेन चले जाएंगे, विदेशों में जाके अपनी एजुकेशन पढ़ाई कंप्लीट करके आते हैं, तो उनकी शिक्षा का स्तर एक श्रमिक वर्ग के जो परिवार में बच्चा है उसकी शिक्षा के स्तर से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए रोजगार के अवसर दोनों के लिए एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से रोजगार के जो अवसर होते हैं वो भी दोनों के लिए अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल अलग होती है। उनकी भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उन्हें भिन्न वर्गों का हिस्सा बना देती है। तो अगर उच्च वर्ग के लोग हैं तो उनकी जो लाइफ स्टाइल्स होती हैं, कैसे वो रहते हैं, किन लोगों से उनके संबंध होते हैं, वो भी मैक्सिमम जो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो उच्च वर्ग से ही संबंधित होंगे। वहीं पे अगर निम्न वर्ग की बात करेंगे तो निम्न वर्ग के लोगों के या श्रमिक वर्गों की बात करें तो श्रमिक वर्ग के जो लोग होंगे उनके संबंध भी अन्य श्रमिक वर्गों से ही होते हैं। ठीक यही पैटर्न हमें उनके सामाजिक व्यवहार और विवाह में भी मिलता है। कितनी बारीकी से मैक्स वेबर ने समझाने की कोशिश की है कि श्रमिक वर्ग की पृष्ठभूमि का व्यक्ति यदि है कोई तो अधिकतर अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से ही परस्पर व्यवहार करता है, जबकि उच्च मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के परिचित मित्र अपने वर्ग के ही लोग होंगे। तो जो उच्च मध्यम वर्ग लोग हैं उनके जो मित्र होंगे या परिचित लोग होंगे वो अक्सर करके उच्च और परिचित वर्ग लोग ही होंगे। इस प्रकार वेबर के अनुसार जीवन अवसर जो होता है वो वर्ग निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो जो जीवन अवसर है किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं और वो किस वर्ग में शिफ्ट कर जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक निम्न वर्ग का कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा निकल जाए और उसको ऐसे चांसेस मिल जाए कि वो आगे को बढ़ता चला जाए, तो अपना जो निम्न वर्ग से वो चाहे तो पोजीशन को चेंज करके उच्च वर्ग में जा सकता है। जीवन अवसरों का विवेचन करते समय वेबर ने व्यक्ति के बजाय समूह या समुदाय पर बल दिया है। तो यहाँ पे जब जीवन अवसर की या लाइफ चांसेस की बात होती है तो वहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात वेबर नहीं करते हैं, बल्कि वो एक समूह या फिर एक समुदाय की बात करते हैं। उनका कहना था कि वर्ग का निर्धारण करते समय हमें समूह के जीवन अवसरों को देखना होगा, न कि समूह के भीतर
अलग अलग व्यक्तियों के जीवन अवसरों को देखना होगा। तो वेबर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें समूह के भीतर एक एक लोगों के लाइफ के चांसेस कैसे मिलते हैं इसको देखना है, बल्कि एक पूरे समुदाय या समूह में जीवन अवसर कैसा मिलता है ये देखना चाहिए। एक समूह के रूप में वर्ग का यह अति महत्वपूर्ण पहलू होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति के जीवन अवसर दूसरों से बिल्कुल भिन्न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कामगार का बच्चा अपने वर्ग के अवरोधों को, अर्थात जो अपने उसके, मान लीजिए कि एक श्रमिक वर्ग है, उसने अपने जो वर्ग की एक बाउंड्री है उसको पार कर सकता है, वह उससे बेहतर शिक्षा और ऐसा रोजगार उसे मिल सकता है जो उसके संगी साथियों को प्राप्त न हुआ हो, और इस प्रकार से वो देखेंगे तो अपना निम्न वर्ग से स्थिति सुधार के मध्यम वर्ग या फिर उच्च वर्ग में स्थापित हो सकता है। एक वहीं पे अगर हम देखें कि एक उद्योगपति का बेटा है, अपनी योग्यता या अन्य स्थितियों के चलते ऐसा हो सकता है कि वो श्रमिक बन सकता है, मगर ऐसा जो होता है वो अपवाद स्वरूप ही, अर्थात बहुत ही शायद रेयर देखने को मिलता है। अगर बेटा किसी काम लायक नहीं होगा तो ही शायद ऐसी स्थिति आ सकती है। अदरवाइज अगर कोई एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, तो उसका जो बेटा है, नेचुरल है कि वो जो उद्योगपति होते हैं वो अपनी लाइफ में इतना कुछ कर गए होते कि बेटे अगर किसी काम लायक नहीं हो तो भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो उनके विचार में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही वर्ग के सदस्यों के लिए जीवन अवसर जो होते हैं वो समान होते हैं। यही उस वर्ग को अस्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि आगे की पीढ़ी के अनुसार जीवन अवसरों की परिभाषा किस तरीके से बदलती है, यह उसकी उपलब्ध आर्थिक और सांस्कृतिक वस्तुओं को आपस में बांट के पता चलता है, जो भिन्न समूहों को भिन्न भिन्न तरीके से सुलभ होती है या प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति के सुलभ होने वाले जीवन अवसर मोटे तौर पर बाजार स्थिति से तय होते हैं। अब जो जीवन अवसर होते हैं, मैक्स वेबर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ये जीवन अवसर है ये किससे तय होते हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बाजार स्थिति से ही तय होते हैं। एक श्रमिक का बेटा श्रमिक ही बनता है क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार यही उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होता है। वो अपने बोलेंगे परदादा, दादा, पिताजी को वही काम करते हुए देखते आता है और अपने को भी उसी में कंफर्ट पाता है, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। संपत्ति विहीन लोगों के लिए बाजार स्थिति और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें मुख्यतः सेवाओं के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसका कारण यह है कि उनके पास सिर्फ अपनी प्रवीणता या कौशल होती है। अपने अस्तित्व के लिए उनके पास अपने कौशल को या अपने जो उनके पास हुनर होता है उसको बेचने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। मगर वही संपत्ति के स्वामी जो होते हैं, अर्थात अगर एक उच्च वर्ग की बात करें या पूंजीपति वर्ग की बात करें, तो वो जो होते हैं अपनी उत्पादक संपत्ति से होने वाली आमदनी पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार वेबर के अनुसार वर्ग के दो बुनियादी पहलू दिखाई देते हैं। वेबर कहते हैं कि अगर हम इन सारी बातों को देखें तो इसके अनुसार जो है वर्ग जो है इसके दो बुनियादी पहलू दिखाई देते हैं, और पहला यह है कि यह वस्तुगत श्रेणी है। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने वर्ग का पहला लक्षण बताया कि यह एक वस्तुगत श्रेणी होता है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि उत्पादक संपत्ति पर सदस्यों के अधिकार एक विशेष वर्ग के सभी सदस्यों को समान जीवन अवसरों से अलग करते हैं। यहाँ पे हमको ये लाइन समझने की ज़रूरत है कि उत्पादक संपत्ति पर सदस्यों के अधिकार जो होते हैं एक विशेष वर्ग के, जैसे अगर हम एक उच्च वर्ग की बात कर लें तो उसके सभी सदस्यों को समान जीवन अवसरों से अलग करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी उच्च वर्ग में जो लोग हैं उन सभी को समान जीवन अवसर मिलता ही मिलता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि यह एक वस्तुगत श्रेणी है। व्यक्तियों के जीवन अवसर उन लोगों के लिए बाजार स्थिति पर निर्भर करते हैं। व्यक्तियों के जीवन अवसर जो हैं वो उन लोगों के बाजार स्थिति जो आखिर में जो मार्केट स्टेटस कैसा है
या ये हम बोलें कि बाजार की स्थिति कैसी होती है, इस पे निर्भर करता है जो उत्पादक संपत्ति के स्वामी नहीं हैं। जिन लोगों के पास ऐसी संपत्ति है उनके जीवन अवसर उत्पादकता के स्वामित्व से तय होते हैं। तो ये बात मैक्स वेबर कहते हैं कि जो हमें वर्ग दिखाई देता है, तो ये वर्ग जो है वह हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक विशेष वर्ग में सभी लोगों को एक सेम लाइफ चांसेस मिलते हैं, जीवन अवसर मिलते हैं, बल्कि हर किसी को अलग अलग मिलते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जो एक पूरी समुदाय, एक समूह में किस प्रकार से वर्गों का निर्माण होता है, उनको कैसे जीवन अवसर मिलते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अपनी इस परिभाषा के आधार पे अपनी इस परिभाषा के आधार पर वेबर ने पूंजीवादी समाज को 4 वर्गों में बांटा है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बात कही है, यहीं पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक विशेष वर्ग के सभी सदस्यों को समान जीवन अवसरों से अलग करते हैं, अर्थात सभी को समान जीवन अवसर नहीं मिलता है। और इस प्रकार से हम देखें तो वर्ग जो है वो कई भागों में बढ़ जाता है, और इसी को ये एलोबरेट करते हैं इन्होंने। जो अगर कार्ल मार्क्स की बात करें कि उन्होंने समाज में 2 वर्गों की बात की थी, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग की बात की थी, या पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की बात की थी, वहीं पे वेबर ने इनको काटते हुए, इन पे कटाक्ष करते हुए इन्होंने अपनी जो परिभाषा दी है उसी के आधार पे पूंजीवादी समाज को ये 4 वर्गों में बांटते हैं। अब ये 4 वर्ग कौन से हैं? तो पहला है उच्च वर्ग, जिसमें वे लोग आते हैं जिनके स्वामित्व या अधिकार में उत्पादक संपत्ति है, अर्थात जो कहेंगे कि संपत्ति के मालिक होते हैं। यह वर्ग जो है वो मार्क्स के बुर्जुआ या पूंजीवादी वर्ग के समान है। दूसरा वर्ग इन्होंने बताया है सफेद पोश श्रमिक वर्ग, इसे व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। इस वर्ग में मानसिक श्रम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि आप लोग इंजीनियर्स देख सकते हैं, या फिर आप लोग जो मैनेजर होते हैं, जो आप लोगों को आईएएस लेवल के प्रशासक देखेंगे, आईएएस लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, तो ये लोग इसके अंतर्गत आते हैं व्हाइट कॉलर में। छोटा बुर्जुआ वर्ग इन्होंने बताया है, इस वर्ग में स्वरोजगार में लगे लोग होते हैं, जैसे कि दुकानदार लोग होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, डॉक्टर, वकील इत्यादि आते हैं। और इन्होंने चौथा वर्ग जो बताया है वह है शारीरिक श्रमिकों का वर्ग। तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग दिहाड़ी या वेतन के बदले में अपना शारीरिक श्रम बेचते हैं। श्रमिक वर्ग को वेबर ने इसी वर्ग में शामिल किया है। तो अगर आप लोग देखें, कार्ल मार्क्स ने जो 2 वर्ग बताया है, पहला जो है वो मैक्स वेबर के अनुसार उच्च वर्ग है, वहीं पे जो दूसरा वर्ग है इन्होंने शारीरिक श्रमिकों का वर्ग बताया है, और इसी को श्रमिक वर्ग को ही वेबर ने इस वर्ग में शामिल किया है। तो श्रमिक वर्ग जो आता है उसको शारीरिक श्रमिकों के वर्ग में ही मैक्स वेबर ने शामिल किया है। इस प्रकार वेबर ने मार्क्स के 2 वर्गीय मॉडल के विपरीत समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने 2 वर्गों में बांटा था, वहीं पे मैक्स वेबर ने उसी वर्गों को 4 भागों में बांट दिया था। हालांकि वेबर ने वर्ग संरचना का जो आधार ढूंढा था वह कार्ल मार्क्स के ही जैसा था, मगर समाज में वर्गों के प्रकार को लेकर उनका जो नज़रिया था वो कार्ल मार्क्स के नज़रिए से भिन्न था। अब यहाँ पे बात हम स्थिति या हैसियत की कर लेते हैं। इन्होंने स्टेटस की बात की है, तो स्टेटस की बात हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में ये क्या कहते हैं। तो मार्क्स की तरह वेबर ने भी वर्ग और वर्गीय चेतना में भेद किया है। वर्ग, जब लोग एक साथ संगठित हो जाते हैं या एक ग्रुप सा बन जाता है तो उसे वर्ग कहते हैं, समान हितों को लेके। वहीं पे जब समान हितों को लेके और उनमें चेतना भी आ जाती है
तो वो वर्गीय चेतना कहलाती है। इसी से हम क्लास फॉर इटसेल्फ और क्लास इन इटसेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से आता है। वेबर ने भी वर्ग चेतना की बात तो की है, मगर वो वर्ग के अस्तित्व के लिए इसे जरूरी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्क्स की तरह वेबर ने भी वर्ग की बात की है और वर्गीय चेतना की भी बात की है। दोनों ने विचारकों ने सेम बात की है, लेकिन वेबर ने वर्ग चेतना की बात तो की है, लेकिन वो वर्ग के अस्तित्व के लिए इसे जरूरी नहीं मानते हैं, बल्कि इसके बजाय वह वर्ग चेतना का जो विकल्प है, अर्थात उसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, वह स्थिति या हैसियत में ढूंढते हैं। ये थोड़ा सा हटके और मैक्स वेबर ने कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्ल मार्क्स चूँकि आर्थिकी को लेके चलते हैं, उन्होंने बोला था जो इकोनॉमी है वही बेस है, वहीं पे मैक्स वेबर ने भी इकोनॉमी पे ही अध्ययन किया था, आर्थिक जो स्थिति होती है उस पे ही अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक से जोड़ के और किया था कि किस प्रकार से जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी होते हैं उनमें जो होता है पूंजीवाद का हम देखेंगे नज़रिया अलग होता है, वहीं पे कैथोलिक जो होते हैं उनके नज़र में अलग महत्व होता है पूंजीवाद का। तो इस प्रकार से मार्क्स जो होते हैं वो वेबर से भिन्न हो जाते हैं विचारों में। वेबर का मानना था कि एक व्यक्ति की वर्ग स्थिति जरूरी नहीं कि उसे वर्ग चेतन बनाए। तो यहाँ पे वेबर ऐसा कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति की जो वर्ग स्थिति है वो उसे वर्ग चेतन बनाए ही, मगर वह अपनी हैसियत, अगर कोई भी व्यक्ति है वो उसको वर्ग की चेतना भले ही ना हो, लेकिन उसको अपनी हैसियत और अपनी स्थिति के बारे में कि मेरी आखिर में क्या कंडीशन है और क्या मैं कितना कैपेबल हूँ, कि सोसाइटी में कितना सक्षम हूँ किस चीज़ में, तो वो उसके बारे में पहले से ही चेतन रहता है। वेबर के अनुसार एक स्तरित समाज में संपत्ति में अंतर वर्गों को जन्म देता है। तो वेबर ऐसा कहते हैं कि जो एक स्तरित समाज होता है, अर्थात स्ट्रेटिफाइड स्टेटा में जो समाज दिखता है, इसमें संपत्ति में अंतर जो होता है यही वर्गों को जन्म देता है। वहीं प्रतिष्ठा संबंधी भेद जो होता है, अर्थात किसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, यह स्थिति समूह को जन्म देता है। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य दो आधार वेबर देखते हैं। वेबर ने यह भी कहा है कि वर्गों की रचना जो होती है वो आर्थिक संबंधों के आधार पे ही होती है। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि ऑलरेडी मैक्स वेबर भी जो थे वो भी आर्थिक जो संरचना थी उस पे उन्होंने अध्ययन किया है। तो उनके अनुसार जो स्थिति है या समाज में स्टेटस है वो समूह साधारणतया जो होता है वो समुदाय होते हैं, अर्थात वो स्थिति समूह जो होता है, एक अगर हम स्थिति समूह की बात करें, चाहे वो उच्च वर्ग की बात करें, तो अगर देखें तो वो एक ये समुदाय के रूप में मानते हैं। वेबर ने स्थिति को समाज में व्यक्ति को हासिल स्थिति के रूप में की है, जो प्रतिष्ठा के सामाजिक मूल्यांकन से निर्धारित होती है कि आखिर में समाज में किसी व्यक्ति की कितनी प्रतिष्ठा है वही उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है। वर्ग और हैसियत परस्पर जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे वेबर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ग है वो हैसियत से क्लोजली रिलेटेड होता है, मगर कई स्थितियों में एक दूसरे के विरोध में भी ये जा खड़े होते हैं। वर्ग का संबंध जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा उन्हें प्राप्त करने से होता है, वहीं पे हैसियत या स्थिति जो होती है वो उपभोग से तय होती है। तो अगर आप बहुत ही सिंपल सा अगर एग्जांपल लें तो आप अगर देखेंगे तो अगर किसी भी मार्केट में आप चले जाइए तो यहाँ पे बात चूँकि स्थिति की हो रही है, वर्ग की हो रही है, हैसियत और वर्ग की बात हो रही है। तो अगर आप लोग देखेंगे कि जो एक निम्न वर्ग का कोई अगर व्यक्ति है या समुदाय है तो उसमें किसी के यहाँ आप ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी के यहाँ 1 लाख 2 लाख
लाख की टीवी लगी हुई हो उसके घर में, बल्कि वो ये सोचेगा कि हमारी घर में जो टीवी है सिर्फ टीवी देखने से मतलब है, हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा मनोरंजन करना है, न्यूज़ सुनना है, तो हम बल्कि 6,000 8,000 10,000 में जो टीवी आ जाएगी वो हमारे लिए काम दे देगी। लेकिन वहीं पे अगर हम उच्च वर्ग की बात करें, जिनके यहाँ पे एक स्टेटस सिंबल हो जाता है ब्रांड के नाम पे, तो उनके यहाँ अगर देखेंगे तो 8,000 10,000 की कोई टीवी होती भी है क्या, ये उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं होगा कि ये कैसी टीवी है, इसकी तो कोई क्वालिटी भी नहीं होगी, पता नहीं इसकी किस तरीके की पिक्चर क्वालिटी होगी, इससे साउंड कैसा आएगा, तमाम तरीके के डाउट्स होंगे। और वो ये कोशिश करेंगे कि मार्केट में सबसे बेस्ट टीवी कौन सी है वो हमारे घर में लगनी चाहिए, चाहे वो 2 लाख की हो, चाहे वो 4 लाख की हो। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि वर्ग और हैसियत किस प्रकार से क्लोजली रिलेटेड होता है। वहीं पे अगर हम बहुत ही अगर महिलाओं की से जुड़े हुए अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे शादियों में जो लहंगे यूज होते हैं, जो भी शादियों के लिए, तो अगर लड़की जाती है, एक निम्न वर्ग की लड़की भी चाहेगी कि हम शादी में लहंगा पहने, और उच्च वर्ग में तो है ही है। तो निम्न वर्ग में आप देखेंगे कि 3,000 से लेके 5,000 तक की आप लहंगे खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम हाई प्रोफाइल्स की बात करें या उच्च वर्ग की बात करें तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 1-1 करोड़ के लहंगे पहने जाते हैं, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड कर सकते हैं कि किस प्रकार से हैसियत जो होता है वो वर्ग से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार हैसियत का संबंध जो होता है वो जीवन शैली से होता है, जिसमें सामाजिक सहवास का अंकुश लगा हुआ हो कि हमको किस प्रकार से किस उत्पाद का कितना उपभोग करना है। वेबर का कहना था कि सबसे कठोर और सुपरिभाषित स्थितिगत सीमाएं हम भारत की वर्ण व्यवस्था में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था हमें दिखती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, तो यहाँ पे मैक्स वेबर कहते हैं कि हम जो स्थिति है समाज में, हैसियत या स्थिति की बात की जाती है, हम इसके रेफरेंस में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक ब्राह्मण का संबंध श्रमिक वर्ग से हो सकता है क्योंकि यह उसकी आजीविका का माध्यम है, मगर वहीं वह अपने आप को छोटी जाति के व्यक्ति से श्रेष्ठ समझता है कि ये निम्न जाति के हैं या ये निम्न कोटि के हैं और हम उच्च कोटि के हैं या हम उच्च वर्ग के हैं। हालांकि दोनों की वर्ग स्थिति जो है वो समान होगी। ऐसा हो सकता है कि एक ब्राह्मण जो है उसकी भी स्थिति बहुत समाज में अच्छी नहीं हो, लेकिन वो जो अगर निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है और उसी की स्थिति के अनुसार हो सकता है कि एक ब्राह्मण की भी स्थिति हो, लेकिन समाज में जो एक प्रतिष्ठा है, एक स्टेटस है, एक स्थिति है, वो ब्राह्मण की निम्न जो वर्ण का व्यक्ति होगा उससे उच्च होगी। यही नहीं, इस ब्राह्मण श्रमिक का अपने से उच्च वर्ग के ब्राह्मणों से सामाजिक व्यवहार काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, सिर्फ इस नाम पे कि हम भी ब्राह्मण हैं और आप भी ब्राह्मण हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो वो एक दूसरे को क्लोजली समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय समाज में अंतर जातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि दोनों परिवार एक वर्ग के होंगे, मगर वर्ण क्रम परंपरा में उनकी हैसियत जो होती है एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। तो अगर हम किसी वर्ण व्यवस्था में अगर हम देखें, कोई मान लेते हैं कि वैश्य या शूद्र परिवार का अगर कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन है या उच्च वर्ग में स्थानांतरित हो चुका है वो पर्सन, और फिर भी अगर कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय है जो कि उसी बराबर के हैसियत में है, तो भी वो अपने आप से उसको बराबर नहीं समझेगा। वो सोचेगा कि नहीं, वर्ण व्यवस्था में इनका स्थान जो है वो हमसे निम्न है, अर्थात हमारे परिवार का विवाह जो है इनके परिवार में नहीं होना चाहिए। ये जो एक, हालांकि अब ये मानसिकता चेंज हो रही है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि जिस समय मैक्स वेबर ने अपने विचार दिए हैं उस समय काफ़ी हद तक ये जो था वो एप्लीकेबल था, लागू होता था। अब यहाँ पे हम लोग दोनों विचारकों के विचारों में जो सामाजिक स्तरीकरण को इन्होंने लेके अपने विचार दिए हैं उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे।
तो यहाँ पे मार्क्स के लिए सामाजिक स्तरीकरण का आधार जो है वो वर्ग है। तो ये हम सभी को पता है कि इन्होंने वर्ग को ही आधार माना है। वर्ग की रचना इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होती है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि वर्ग जो है वो वस्तुनिष्ठ आखिर में कैसे होती है, क्योंकि वर्ग का निर्माण महज इसलिए नहीं होता कि लोगों का एक समूह इकट्ठा होकर वर्ग बनाने का फैसला लेता है कि हाँ चलो हम सभी एक जैसे हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि वर्ग का निर्माण जो है उस समाज में प्रचलित उत्पादन संबंधों के कारण होता है, अर्थात हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो कि हमें एक वर्ग में लाकर खड़ा कर देती हैं। इसलिए वर्गीय ढांचे में किसी व्यक्ति को प्राप्त स्थान उत्पादन संबंधों में उसकी स्थिति पर आधारित होती है कि किस वर्ग में कौन व्यक्ति है, उसका जो उत्पादन संबंध में उसकी स्थिति क्या है इस पे निर्भर करती है। अगर उसके पास पूंजी है या पूंजी पर अधिकार वह रखता है और दूसरे लोगों से काम लेता है तो वह पूंजीवादी है या फिर पूंजीपति है। जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं होती है वे उसके विरोधी श्रमिक वर्ग की रचना करते हैं। सामाजिक और आर्थिक मार्क्स के विश्लेषण का महत्वपूर्ण पहलू वर्गों का परस्पर विरोध है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने जो समझाने की कोशिश की थी वो यही की थी कि जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग जो है वो एक दूसरे के विरोध में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इसी विरोध के फलस्वरूप ही सामाजिक और आर्थिक बदलाव होता है। तो ऐसा वो मानते हैं कि जो ये विरोध पाया जाता है इसी विरोध के फलस्वरूप ही जब सर्वहारा ग्रुप में चेतना आ जाती है या श्रमिक वर्ग में जो चेतना आ जाती है अपने ग्रुप को लेके तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिलता है। श्रमिकों के जवाब में पूंजीवादी जो होते हैं, अब श्रमिकों का चूंकि विरोध है यहाँ पे तो पूंजीवादी उनके जवाब में क्या करते हैं तो वो डेली करके नई नई जो टेक्निक्स हैं या तकनीकी है उसको वो ढूंढ निकालते हैं और इस प्रकार से जब वे नई प्रौद्योगिकी ला सकते हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन तकनीकी उन्नत हो जाती है तो श्रमिकों को शक्तिशाली बनाने से रोकने के लिए भी नए कानून ला सकते हैं। और इस प्रकार से जो एक पूंजीपति वर्ग होता है वो श्रमिक वर्ग पे अपना वर्चस्व बनाने का कोशिश करता है कि ये लोग हमारे विरोध में नहीं खड़े हो सके, क्योंकि अगर जैसे विरोध में आते हैं कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है फिर उनको सीखने के लिए दे दिया जाता है कि अगर आपको काम करना है तो ये टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। फिर वो अगर अपने आप को वहाँ पे देखेंगे कि हम अगर कैपेबल नहीं हैं तो फिर हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से वो मजबूर होते हैं कि हम चीज़ों को सीखते जाएं और फिर काम करते रहें। मगर श्रमिक भी अपने संघर्ष में उतना ही अधिक संगठित होते हैं। वे जब देखते हैं कि उनका मुख्य शत्रु कोई अन्य वर्ग का है, वो देखते हैं कि हमारे जो मुख्य शत्रु हैं वो किसी अन्य वर्ग से संबंधित हैं, तो वे अपनी मतभेद जो है अपने खुद के श्रमिक वर्ग का जो मतभेद होता है वो भुला देते हैं और इससे उनमें व्यापक एकता आती है, यूनिटी पाई जाती है। इस प्रकार मार्क्स के मत में वर्ग और वर्ग चेतना समाज की श्रेणियां मात्र नहीं है बल्कि ये सामाजिक विकास की बुनियाद हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से कार्ल मार्क्स समझाने की कोशिश किए थे कि जो वर्ग होता है और वर्ग चेतना होता है ये सामाजिक विकास का बुनियाद है अर्थात बेस है। वहीं पे अगर वेबर की बात करें तो वेबर एक स्तर पर मार्क्स के जो वर्गीय धारणा है उसे सहमति रखते हैं, मगर ऐसा वह मार्क्स का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि उनके मत की कमजोरियां निकालने के लिए करते हैं। वह जोर देकर कहते हैं कि समाज को सिर्फ दो मुख्य वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है बल्कि समाज इनसे ज्यादा वर्गों में बटा हुआ होता है जिनका उदय जो है वो बाजार स्थिति और व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों के किस्मों से ही होता है। वेबर कहते हैं कि न तो वर्ग और न ही वर्ग चेतना जो है वो सामाजिक स्तरीकरण की पूर्ण व्याख्या कर सकती है, अतः वह हैसियत पर अधिक बल देते हैं जबकि मार्क्स जो है वो वर्ग चेतना पर ज्यादा बल देते हैं। तो जो वेबर है ये जो हैसियत की बात जहाँ करते हैं वहीं पे कार्ल मार्क्स
वर्ग चेतना की बात करते हैं। वेबर ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वर्ग चेतना जो है वो सामाजिक स्तरीकरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स से इनके विचार सहमत नहीं है, कि ये नहीं मानते हैं कि जो वर्ग चेतना है वो सामाजिक स्तरीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता ही है। उनके विचार में इसका आधार जो है वो स्थिति समूह होता है, अर्थात किस प्रकार का स्टेटस है, स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं। उनके अनुसार जो वर्ग है वो स्थिर और गतिहीन होते हैं, जबकि स्थिति जो होती है अर्थात स्टेटस जो होता है, हाँ यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये बार बार स्टेटस की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि वर्ग जो होते हैं वो हम देखेंगे गतिहीन और स्थिर होते हैं, जबकि जो स्थिति या फिर स्टेटस होते हैं वो सभी वर्गों को दूरी जो होती है वो मिटा देते हैं, क्योंकि स्टेटस जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति अचीव कर सकता है, वो अर्जित कर सकता है, और इस प्रकार से जो वर्गों की दूरी होती है ये काफ़ी हद तक मिट जाती है, जो कि आज के समाज में देखी भी जाती है। दोनों दार्शनिकों की यदि हम तुलना करें और ये देखें कि वेबर मार्क्स के विचारों से विरोधी थे, उन्होंने मार्क्स का विकल्प देने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा उनका विरोध किया था, बल्कि कार्ल मार्क्स का क्या बेहतर विकल्प हो सकता है यह देने की कोशिश उन्होंने की थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों दार्शनिकों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेबर का जो कार्य है वो कार्ल मार्क्स के कार्य का पूरक, उसकी कड़ी नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो मार्क्सवादी एक विचारधारा थी उसका एक अच्छा विकल्प क्या निकल सकता है, ये मैक्स वेबर ने देने का प्रयास किया था। दोस्तों ये तो आज के लेक्चर में हम लोग मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण पे क्या विचार थे वो समझे, और कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर किस प्रकार से विचारों में अलग नज़र आते हैं सामाजिक स्तरीकरण या वर्ग चेतना को लेके, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टालकट पार्सन्स, आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा कि ये प्रकार्यात्मक विचार की बात आएगी, तो टालकट पार्सन्स और डेविस के, किंग्सले डेविस की बात कर रही हूँ, उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को किस प्रकार से देखा है। आप लोगों को जब भी सामाजिक स्तरीकरण पढ़ते होंगे तो किंग्सले डेविस और मूर का नाम जरूर आता है, तो इसलिए हम लोग अपने अगले लेक्चर में टालकट पार्सन्स, डेविस और मूर, इनके क्या विचार थे सामाजिक स्तरीकरण को लेके उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।